जय हिंद। मैं राजीव जायसवाल धैर्य कोचिंग संस्थान पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पॉलिटी के लेक्चर सीरीज़ में आज हम संविधान के भाग पर डिस्कस करेंगे। भारत के संविधान में अगर टोटल अनुच्छेदों की बात करें तो भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, जिनको 22 भागों में डिवाइड किया गया है और भारत के संविधान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। तो हम आज पहले ये समझेंगे कि पार्ट्स क्या होता है, आर्टिकल्स क्या होता है और शेड्यूल्स क्या होता है। तो जैसे कि हम कोई बुक देखते हैं तो बुक में हमारे जैसे चैप्टर्स होते हैं, ठीक है। उसी तरह संविधान में जो चैप्टर्स बनाए गए हैं या जो खंड बनाए गए हैं उन्हीं को हम पार्ट्स कहते हैं। यानी हमने पूरे संविधान को 22 खंडों में विभाजित कर रखा है और उन 22 खंडों में हमने एक एक सब्जेक्ट को डिस्कस किया है। तो उसी 22 खंड को आज हम डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर के माध्यम से। तो जब भी हम कोई चैप्टर शुरू करते हैं तो सबसे पहले इंट्रोडक्टरी लेक्चर होता है, इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है। उसी तरह भारत के संविधान में सबसे पहले हम उस एरिया की बात करते हैं, फिर वहाँ के रहने वाले सिटीजन्स की बात करते हैं, फिर वहाँ के सिटीजन्स के बेसिक अधिकार की बात करते हैं, फिर वहाँ के सिटीजन्स के बेसिक कर्तव्यों की बात करते हैं और फिर हम एडमिनिस्ट्रेशन पे आते हैं कि हमारे देश का इसका प्रशासन कैसे चलाया जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम कोई बात रखे हैं अपने संविधान में तो पार्ट 1 जो है वो बात करता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में। कि जो हमारा संघ होगा, जो हमारा यूनियन टेरिटरीज होगा वो कहाँ तक विस्तारित होगा, जो संघ का क्षेत्रफल है वो क्या होगा और जो राज्यों की सीमाएं हैं वो क्या होंगी, इनके बारे में हम पार्ट 1 में बात करते हैं, जिसके लिए टोटल 4 आर्टिकल्स डेडिकेटेड हैं। 4 अनुच्छेद में इस बात को पूरा किया गया है। तो पार्ट 1 हो गया यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। इसके बाद हम बात करते हैं कि इन टेरिटरीज में रहने वाले लोग कौन से हैं, क्योंकि कोई भी देश सिर्फ एक क्षेत्रफल के अनुसार देश नहीं बनता है। देश के बनने के लिए वहाँ के नागरिकों का होना और नागरिकों का पार्टिसिपेट करना आवश्यक होता है। तो दूसरा जो हमारा पार्ट्स है वो बात करता है सिटीजनशिप के बारे में, यानी भारत के जो लोग होंगे उनको नागरिकता कैसे मिलेगी, उनकी नागरिकता कैसे छीनी जा सकती है, वो कब कब किन कंडीशंस में भारत के नागरिक रह सकते हैं या नहीं रह सकते हैं। अभी CAA का विवाद चला था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, तो इस विवाद में हम नहीं जाएंगे, लेकिन CAA का विवाद था वो हमारे पार्ट 2 से जुड़ा हुआ था, जिसको हम सिटीजनशिप या नागरिकता के खंड के नाम से जानते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि जो भारत के नागरिक होंगे या किसी भी देश के नागरिक होंगे उनको क्या क्या फंडामेंटल राइट्स यानी ऐसे कौन से मौलिक अधिकार दिए गए हैं जो कि उनके विकास में सहायक है। और इसमें हम यह भी देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से अधिकार हैं जो सिर्फ वहाँ के नागरिकों को दिए गए हैं और दूसरे सिटीजन्स को यानी दूसरे देश के नागरिकों को वे अधिकार नहीं दिए गए हैं। तो इसको हम कहेंगे फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकार किसी भी व्यक्ति के संपूर्ण विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है, इसीलिए इन्हें फंडामेंटल यानी बेसिक या आधारभूत कहा गया है। तो पार्ट 3 हो जाएगा मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार के बाद जो हम आएंगे पार्ट 4 पर, तो राज्य के भी कुछ अपने देश अपने नागरिकों के प्रति कर्तव्य होंगे और उस नागरिकों के प्रति कर्तव्य को सेंट्रल आइडिया बनाकर राज्य प्रशासन को या शासन को नियंत्रित करेगा। तो जो राज्य के लिए दिशा निर्देश है उसी को हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व के नाम से जानते हैं, जो संविधान के भाग 4 में दिया गया है। यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमारे पार्ट 4 में है। भारत के संविधान की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि चाहे वो आर्टिकल्स हो, चाहे वो पार्ट्स हो,
उसके लिए हम सब पार्ट जब जोड़ते हैं तो उसी के अंतर्गत जोड़ते हैं ताकि हम स्टैंडर्ड प्रोफाइल को मेंटेन कर सकें। तो भारत के संविधान के पार्ट 4 में पार्ट 4A जोड़ा गया, जिसको हम मौलिक कर्तव्य के नाम से जानते हैं। और मौलिक कर्तव्य को सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशंस पर जोड़ा गया था 42वें संवैधानिक संशोधन के तहत। 42वें संवैधानिक संशोधन के तहत 2 पार्ट्स जोड़े गए थे, एक तो पार्ट 4A और दूसरा था पार्ट 14A। और पार्ट 14A ट्राइब्यूनल्स की बात करता है। तो पार्ट 14A और पार्ट 4A दोनों 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत जोड़ा गया है। और प्रतियोगी परीक्षाओं में सामान्यतः वही पार्ट्स या वही हिस्सा पूछा जाता है जो कि कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हो, जो कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बातें हों। तो यहाँ से सामान्यतः यह क्वेश्चन बनता है कि पार्ट 4A किस संवैधानिक संशोधन से जोड़ा गया। तो ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। किसके रिकमेंडेशन पे जोड़ा गया, किसके सुझाव पे जोड़ा गया, तो ये स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे जोड़ा गया। और इसके अलावा पार्ट 14A भी इसी 42वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। तो आशा है कि यहाँ तक की बातें आपको क्लियर होगी। एक बार फिर से हम रिवाइज करते हैं। जब भी हम किसी देश की बात करेंगे तो सबसे पहले हम उसके टेरिटरीज़ की बात करेंगे। तो इस प्रकार से पार्ट 1 हो जाएगा यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। जब हम उस राज्य के क्षेत्र की जब बात कर लेंगे तो वहाँ के रहने वाले लोगों की बात करेंगे, जिसको हम कहते हैं सिटीजन्स, यानी नागरिकता की बात हम पार्ट 2 में या भाग 2 में करेंगे। जो नागरिक होंगे उनको कुछ बेसिक अधिकार दिए गए होंगे, जिसको हम मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स कहेंगे। ये हमारे संविधान के पार्ट 3 में रखा गया है। इसके बाद जो राज्य है, राज्य के भी कार्य करने के लिए कुछ दिशा निर्देश दिए गए होंगे, जिसको हम राज्य की नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। इंग्लिश में इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। और ये हमारे संविधान के भाग 4 या पार्ट 4 में है। और पार्ट 4 में 42वें संवैधानिक संशोधन के तहत एक नया पार्ट जोड़ा गया, जिसको पार्ट 4A कहते हैं। और इसमें मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है और लेटेस्ट अपडेट इसमें 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत किया गया, जिसमें यह जोड़ा गया कि जो भी संरक्षक होगा उसका यह दायित्व होगा कि अपने आश्रित को 6 से अगर 14 साल के बीच का है तो उसे एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए अवसर जनरेट करें। पार्ट 5 से लेके पार्ट 10 तक एक यूनिट कही जा सकती है, क्योंकि इसमें प्रशासन से संबंधित प्रावधानों को रखा गया है। और ये संविधान का मेन बॉडी है, क्योंकि जितने भी प्रशासनिक संस्थाओं का निर्माण किया जाता है या निर्माण करने की व्यवस्था संविधान में की गई है, अधिकांश की व्यवस्था इसी पार्ट के अंतर्गत आए हुए अनुच्छेदों के बीच में किया गया है। तो आइए देखते हैं कि पार्ट 5 से लेके पार्ट 10 तक हम कैसे याद कर सकते हैं और उसमें क्या क्या कंटेंट दिए गए हैं। तो पार्ट 5 बात करता है यूनियन गवर्नमेंट, यानी संघ का शासन, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे फॉर्म्ड की जाएगी, प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट कैसे होगा, प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे किया जाएगा, देश का प्रशासन किसके नाम पर चलाया जाएगा। ये सारी व्यवस्थाएं हमारे पार्ट 5 में आती है, जिसको हम यूनियन गवर्नमेंट या संघ का शासन कहते हैं। तो पार्ट 5 सबसे पहले हम जो बात कर रहे हैं, एक जो सबसे बड़ी व्यवस्था है हम उसकी बात कर रहे हैं पार्ट 5 में, यानी यूनियन गवर्नमेंट की। अब उसके बाद हम अगर नीचे आते हैं संघ से, तो हमारे राज्य आते हैं। तो पार्ट 6 में हम बात करेंगे द स्टेट गवर्नमेंट, यानी राज्य का शासन कैसे चलाया जाएगा। सामान्यतः हम यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, यानी जिस तरह की व्यवस्था हमने संघ में कर रखा है, सेम उसी तरह की व्यवस्थाओं को हमने राज्यों में भी लागू करने की कोशिश किया है। जैसे हमारे यहाँ संघ में लोकसभा और राज्यसभा नाम की पार्लियामेंट के 2 हाउसेज हैं, उसी तरह राज्यों में भी विधानसभा और विधान परिषद नाम की 2 हाउसेज हैं। लेकिन कुछ राज्यों में
विधान परिषद की स्थापना नहीं की गई है, केवल विधान सभाएं ही होती हैं। जितने भी काम हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, प्रेसिडेंट के नाम से होते हैं, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो या लेजिस्लेटिव हो, दोनों का हेड राष्ट्रपति होता है। सेम उसी प्रकार से जब हम स्टेट में आते हैं तो स्टेट का एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव दोनों डिसीजन राज्य के राज्यपाल के द्वारा लिया जाता है। तो अगर हम जब संघ की बात कर लिए, राज्य की बात कर लिए, तो उसके नीचे कुछ स्पेशल प्रावधान किए गए थे जिसको हम भाग ख के अंतर्गत स्थापित राज्यों की बात करते हैं, और इस भाग 7 में इसको रखा गया था। और भाग 7 को 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से डिलीट कर दिया गया। देखिए, तो सबसे पहले हमने संघ की बात किया भाग 5 में, इसके बाद हमने राज्यों के प्रशासन की बात किया भाग 6 में, और भाग 7 में कुछ स्पेशल स्टेट्स की व्यवस्था की गई थी जिसको हमने 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत यानी 7वें संवैधानिक संशोधन के तहत 1956 में डिलीट कर दिया था, क्योंकि 1956 में राज्यों का पुनर्गठन किया गया था और भाग बी के अंतर्गत रखे गए राज्यों को हटा दिया गया था। 7th के बाद अब भाग जो 8 है, हमने उसमें यूनियन टेरिटरीज यानी संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कैसे चलाया जाएगा इसकी हमने व्यवस्था किया था भाग 8 में। तो 5th, 6th, 7th, 8th ये तीनों में एक क्रम से व्यवस्थाएं की गई है। 5th में हो गया सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन या सेंट्रल गवर्नमेंट, 6th में हो गया आपका स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन या स्टेट गवर्नमेंट, 7th को हमने डिलीट कर रखा है, और 8th में हो गया जो यूनियन टेरिटरी है या जो केंद्र शासित या संघ राज्य क्षेत्र हैं उनके प्रशासन की बात हमने भाग 8 में किया। इसके बाद हमने डिसेंट्रलाइजेशन की जो व्यवस्थाएं ले आई उसको हमने भाग 9 में रखा है, यानी पार्ट 9 कहता है द पंचायत की व्यवस्था हमारे पार्ट 9 में है, और ये भी इम्पॉर्टेंट है, बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। और पार्ट 9 में ही हम 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत 9A जोड़े, और पार्ट 9A म्यूनिसिपैलिटीज़ की बात करता है जिसको हम नगर पालिकाएँ कहते हैं। तो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमने जो डिसेंट्रलाइजेशन किया तो शहरी क्षेत्रों के लिए हमने नगर पालिकाएँ बनाई और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पंचायतों का गठन किया गया, और इसका एक यूनिट के तौर पे प्लानिंग हम जिले स्तर पर करते हैं। और इसी पार्ट 9 में पार्ट 9B भी जोड़ा गया जिसको कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से हम जानते हैं। अगर हम पार्ट 9B की बात करें तो पार्ट 9B 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत 2011 में जोड़ा गया था, जिसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी की व्यवस्था की गई। कोऑपरेटिव सोसाइटी की व्यवस्था हमारे पार्ट 9B में है। पार्ट 4 में पार्ट 4A और पार्ट 14 यानी भाग 14 में 14A 42वें संवैधानिक संशोधन से जोड़ा गया था। पार्ट 9 में पार्ट 9A 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत जोड़ा गया है, और पार्ट 9 में पार्ट 9B 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत 2011 में जोड़ा गया है। ये सभी बातों को आप याद रखिएगा। इस प्रकार अगर हम पार्ट 10 की बात करें तो शेड्यूल्ड और ट्राइबल एरियाज़ की बात यानी अनुसूचित जनजाति क्षेत्र की व्यवस्थाएं जो है वो पार्ट 10 में है। तो आपने देखा होगा कि पार्ट 5 से लेके पार्ट 10 तक एक यूनिफॉर्मिटी है, एक तरह की बातें की गई है जो कि एडमिनिस्ट्रेशन और प्रशासन से मुख्य रूप से संबंधित है। तो एक बार हम इसे फिर से रिवाइज करते हैं। पार्ट 5 संघ का प्रशासन या संघ की व्यवस्थाएं, पार्ट 6 राज्य की व्यवस्थाएं या राज्य का प्रशासन, पार्ट 7 डिलीट कर दिया गया है और उसको डिलीट किया गया था 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत 1956 यानी 1956 में। पार्ट 8 जो है वो यूनियन टेरिटरी की एडमिनिस्ट्रेशन की व्यवस्था करता है। पार्ट 9 जो है वो पंचायत की व्यवस्था करता है। पार्ट 9A जो कि 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत जोड़ा गया वो म्यूनिसिपैलिटी या नगर पालिका की व्यवस्था करता है।
और पार्ट 9B जिसको हम कोऑपरेटिव सोसाइटी कहते हैं, इसकी व्यवस्था 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत 2011 में की गई थी। इसके बाद शेड्यूल्ड और ट्राइबल एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन हमने पार्ट 10 में रख रखा है। भारत के संविधान में जो पार्ट 11 है इसको हम 1 and 1 से इंडिकेट कर सकते हैं, यानी पार्ट 11 में हम संघ और राज्यों के बीच संबंध और राज्यों के बीच संबंध को रखे हैं, यानी संघ और राज्य के बीच जो संबंध है वो कैसे होंगे, उसके लिए क्या क्या व्यवस्थाएं होंगी, वो बातें हम लोग पार्ट 11 में रखे हैं। तो 11 हो गया कि रिलेशंस बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट्स, यानी संघ और राज्यों के बीच संबंधों की बात पार्ट 11 में किया गया है। पार्ट 12 और पार्ट 13 हमारे ट्रेड और कॉमर्स से जुड़ा हुआ है। पार्ट 12 कहता है फाइनेंस, प्रॉपर्टीज, कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट्स, वित्त, संपत्ति, संविदाएं एवं वाद, यानी वित्त, संपत्ति और संविदाओं से संबंधित जो बात है वो संविधान के भाग 12 में रखा गया है। इसके बाद भाग 13 यानी पार्ट 13 कहता है ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरीज ऑफ इंडिया, यानी भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर व्यापार, वाणिज्य और समागम, यानी भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर अगर हमें व्यापार वाणिज्य करना है या व्यापार और वाणिज्य को प्रमोट करना है तो उसको कैसे व्यवस्थित किया जाएगा, कैसे नियंत्रित किया जाएगा, ये सारी व्यवस्थाएं संविधान के पार्ट 13 यानी भाग 13 में रखी गई हैं। पार्ट 14 है वो बताता है कि सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स, यानी संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। जैसे कि अधिकांश लोग जानते होंगे कि यूपीएससी एक संस्था है जो कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम से जानी जाती है और सामान्यतः जो ये परीक्षा कंडक्ट कराती है उसको लोग आईएएस की एग्ज़ाम के नाम से जानते हैं। तो ये जो संस्था बनाई जाएगी, संघ में यूपीएससी और राज्यों में जो स्टेट पीसीएस बनाए जाएंगे वो कैसे गठित किया जाएगा, उसकी सारी व्यवस्थाएं पार्ट 14 में सर्विसेज अंडर यूनियन एंड द स्टेट्स नाम के टाइटल के अधीन रखा गया है। इस व्यवस्था के अंतर्गत जो सिविल सर्वेंट हैं उनकी नियुक्ति की प्रावधान किया गया है कि उनके नियुक्ति के प्रोसीजर क्या होंगे और जो कमीशन होगा उसके मेंबर्स को कैसे अपॉइंट किया जाएगा। पार्ट 14 में पार्ट 14A जोड़ा गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत। तो इसका ओवरऑल मकसद ये था कि जो संघ और राज्यों के बीच अगर कोई ऐसी मतभेद है जिसको तात्कालिक एड्रेस करने की ज़रूरत है, जल्दी से समाधान करने की ज़रूरत है, तो उसके लिए ट्राइब्यूनल्स के गठन का प्रावधान किया गया और इन ट्राइब्यूनल्स के माध्यम से स्पीडी जस्टिस के लिए कार्य किया जाता है। तो ट्राइब्यूनल्स का गठन जो है वो संविधान के 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत पार्ट 14A में जोड़ा गया है। ट्राइब्यूनल्स का हिंदी अर्थ होता है अधिकरण। तो अधिकरण की व्यवस्था संविधान में पार्ट 14A में है। 42वें संवैधानिक संशोधन के तहत पार्ट 4A और पार्ट 14A दोनों जोड़ा गया है और सामान्यतः इन दोनों खंड से प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम 42वें संवैधानिक संशोधन की बात करें तो 42वां संवैधानिक संशोधन पहली बार भारत के संविधान के प्रियम्बल में परिवर्तन किया और इसमें 3 वर्ड जोड़े गए, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। सोशलिस्ट समाजवादी, सेकुलर पंथ निरपेक्ष और इंटीग्रिटी अखंडता। संविधान के प्रस्तावना में ये 3 वर्ड जोड़े गए थे 42वें संवैधानिक संशोधन से और 42वें संवैधानिक संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है क्योंकि इसने संविधान में कुछ मूलभूत परिवर्तन किया था। तो यहाँ तक के चीज़ें आपको आशा है क्लियर होंगी। पार्ट 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध, पार्ट 12 वित्त, संपत्ति, संविदाएं और समागम से संबंधित प्रावधान पार्ट 12 में है।
पार्ट 13 जो है ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स से जुड़ा है विद इन द टेरिटरीज ऑफ इंडिया। पार्ट 14 हो गया सर्विसेज अंडर यूनियन एंड द स्टेट, संघ और राज्यों की अधीन सेवाएं। और पार्ट 14A है ट्राइब्यूनल्स या अधिकरण। ठीक है। संविधान का भाग 15 इलेक्शन की बात करता है कि जो इलेक्शंस होंगे यानी निर्वाचन जो होगा वो कैसे किया जाएगा। पार्ट 15 के तहत ही एक इलेक्शन कमीशन की स्थापना की जाती है। जो संविधान का पार्ट 16 है वो कहता है कि स्पेशल प्रोविजंस रिलेटेड टू दी सर्टेन क्लासेस, यानी कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध की बात किया गया है पार्ट 16 में। और ये विशेष उपबंध जैसे एंग्लो इंडियन कम्युनिटीज़ के लिए था, जिसको कि अभी हटा दिया गया, और कुछ रिजर्वेशन से संबंधित प्रावधान भी इसी पार्ट में रखे गए हैं कि जो पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा तो उसके लिए जो विशेष उपबंध है वो हमारे पार्ट 16 में यानी पार्ट 16 में रखे गए हैं। इसके बाद पार्ट 17 जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करता है कि जो राजभाषा होगा भारत के राज्य और केंद्र की जो ऑफिशियल लैंग्वेज होगी उसकी बात किया गया है पार्ट 17 में, भाग 17 में। और इसी राजभाषा के लिए एक विशेष शेड्यूल की व्यवस्था किया गया है, शेड्यूल 8 की, जो कि बताता है कि भारत की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसकी संख्या 22 होगी। शुरू में ऑफिशियल लैंग्वेज की संख्या 14 थी, जिसको बढ़ाकर 22 कर दिया गया है विभिन्न संवैधानिक संशोधन के तहत। पार्ट 18 बात करता है इमरजेंसी प्रोविजंस की, यानी आपातकालीन उपबंध की। अनुच्छेद 352 जो है राष्ट्रीय आपातकाल की बात करता है। अनुच्छेद 356 जो है वो स्टेट इमरजेंसी या स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगाए जाने की बात करता है। और अनुच्छेद 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करता है, जो कि अभी तक प्रयोग नहीं किया गया है। इसके बाद पार्ट 19 मिसलेनियस यानी विविध या प्रकीर्ण की बात करता है, यानी इन टॉपिक से अलग कुछ ऐसी बातें हैं जिसको संविधान में रखना है तो वो रखा गया है मिसलेनियस टॉपिक के अंतर्गत। और पार्ट 20 सबसे इम्पोर्टेंट है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक आर्टिकल है, वो है आर्टिकल 368। संविधान में ही अगर कुछ परिवर्तन करना हो तो वो कैसे किया जाएगा, इसकी व्यवस्था संविधान के पार्ट 20 में किया गया है। और इसके लिए सिर्फ एक आर्टिकल है, आर्टिकल 368। और इसके बाद के जो दो अन्य पार्ट हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है, सामान्यतः इनसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन चूंकि हम पार्ट को ही डिस्कस कर रहे हैं तो हम इन्हें भी देख लेते हैं। पार्ट 21 कहता है कि टेम्परेरी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन, यानी अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध की व्यवस्था किया गया पार्ट 21 में। और पार्ट 22 कहता है शॉर्ट टाइटल अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन द हिंदी एंड रिपील्स, यानी पार्ट 22 में शॉर्ट टाइटल अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपील्स के बारे में बात किया गया है। तो इस प्रकार से हमने पार्ट 22 तक को डिस्कस किया। आशा है आपको हमारा ये छोटा सा प्रयास पसंद आ रहा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा और हमारे चैनल धैर्य कोचिंग संस्थान से जुड़िए। आप हमारे ऑफलाइन बैच से भी जुड़ सकते हैं। जय हिंद।